साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों आपको पता है मैं आपकी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और उनका विश्लेषण भी साथियों मैं करता हूं। उसी प्रकार आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों ये प्रश्न केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही नहीं, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की परीक्षा हो साथियों, उसके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं साथियों, और इन प्रश्नों को मैं इकट्ठा करके आपके लिए करा रहा हूं। तो आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और इनका विश्लेषण भी बड़े ध्यान से देखिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। और आज की वीडियो का पहला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो इसका सही उत्तर बताइए। भीमराव अंबेडकर, वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है साथियों। अब साथियों बात करते हैं जो के.एम. मुंशी ने इनको क्या कहा है। तो डीपीएसपी को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है साथियों। के.एम. मुंशी ने डीपीएसपी को एक चेक का दर्जा दिया है। किसका चेक का दर्जा दिया है कि ये क्या एक चेक है। वहीं टी.टी. कृष्णाचारी ने डीपीएसपी को यानी कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा है साथियों। टी.टी. कृष्णाचारी ने क्या कहा है डीपीएसपी को, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर। अब साथियों बात करता हूँ मैं किसकी, डीपीएसपी की। अब डीपीएसपी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब साथियों डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी को संविधान के भाग किस में रखा गया साथियों। डीपीएसपी अगर बात करते हैं इनको भाग 4 में रखा गया है। किसमें, भाग 4 में साथियों। और साथियों अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा की गई है साथियों। और इसको कहाँ से लिया गया है, आयरिश के संविधान से। कहाँ से, आयरिश का मतलब होता है साथियों आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। और साथियों जो आयरलैंड का संविधान था वो 1937 में बनकर तैयार हुआ था। तो आयरलैंड के संविधान से वहाँ का जो संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वहाँ से भारत का जो डीपीएसपी का प्रावधान है साथियों लिया गया है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है और सवाल कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है साथियों बताइए। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, न्यायोचित भी है और गैर न्यायोचित भी है, वही इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, ये गैर न्यायोचित है। अब साथियों मुझको एक बात बताइए, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं यानी कि मूल अधिकार हैं वो कैसे हैं साथियों, वो कैसे हैं, वाद योग्य हैं। यानी कि उनको प्राप्त करने के लिए हम किसी भी कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा करके अपील कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर नीति निर्देशक तत्व हमको नहीं प्रदान किए जा रहे हैं तो इनको प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैसे हैं, गैर न्यायोचित हैं। वहीं साथियों जो इनको कहते हैं वाद योग्य, इनको वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी। वहीं साथियों ये प्रवर्तनीय हैं। अब साथियों जो डीपीएसपी हैं वो क्या हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो प्रवर्तनीय हैं। प्रवर्तनीय का मतलब है इनमें बदलाव हो सकता है साथियों, इनमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि दशावा दिशा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों।
कैटेगरी में 3 श्रेणियों में, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में साथियों। इस सवाल का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 3 श्रेणियों में। साथियों चर्चा करता हूँ वो 3 श्रेणी कौन कौन सी डिटेल से बड़े ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने बात कही 3 श्रेणियों की। नंबर 1 है साथियों इसमें समाजवादी, क्या है नंबर 1 समाजवादी है, क्या है साथियों समाजवादी। और नंबर 2 है साथियों इसमें क्या, नंबर 2 है इसमें गांधीवादी, क्या है गांधीवादी, समाजवादी और गांधीवादी। और तीसरे नंबर पर आता है साथियों इसमें क्या, उदारवादी। ये 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, उदारवादी यानी कि समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो साथियों समाजवादी में आर्टिकल बात करें, एक 38 की चर्चा की गई है, एक 39 की चर्चा की गई है, वहीं 39 ए की चर्चा की गई है, वहीं साथियों 41 की यानी कि 41 की चर्चा की गई है, और वहीं 42 की चर्चा की गई है साथियों, वहीं 43 की चर्चा की गई है, वहीं 43 ए की चर्चा की गई है, और साथियों वहीं 47 की चर्चा की गई है। ये आर्टिकल कौन से में आते हैं साथियों, ये सभी आर्टिकल समाजवादी में आते हैं। वहीं गांधीवादी की बात करें, अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसमें 40 साथियों, कई बार पूछा गया सवाल है। वहीं 40 के अलावा साथियों 43 है साथियों, 43 है, 43 बी है साथियों, 43 बी है, 46 है साथियों। वहीं साथियों इसमें 47 है, 47 भी है साथियों इसमें, और इसमें 48 भी साथियों। ये सभी कैसे हैं, सभी गांधीवादी हैं साथियों, इनको याद रखना है। वहीं बात करते हैं उदारवादी की साथियों, इसमें आर्टिकल 45 आता है, यानी कि 44 भी आता है साथियों, आर्टिकल 44, 45 और साथियों इसमें 48 आता है, इसमें एक 49 भी आता है, और इसमें एक 50 भी आता है साथियों, और इसमें एक 51 भी आता है। कहने का मतलब क्या है साथियों, समाजवादी में 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और साथियों क्या 47 आता है। वहीं गांधीवादी में 40, 41, 43 ए और साथियों वहाँ और क्या साथियों इसमें एक 47 आता है और 48 भी आता है साथियों इसमें। वहीं उदारवादी में 44, 45, 48 और साथियों इसमें 49, 50 और साथियों 51। अब इसमें कॉमन कौन कौन से आर्टिकल है साथियों, 47 आर्टिकल समाजवादी में भी आ रहा है, 47 आर्टिकल साथियों गांधीवादी में भी आ रहा है, ये बात ध्यान रखने की है। वहीं साथियों 43 आर्टिकल समाजवादी में भी आ रहा है, और 43 आर्टिकल साथियों किस में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, किसमें, इसमें भी आ रहा है, गांधीवादी में भी आ रहा है, ये कॉमन बात रही। वहीं साथियों 48 आर्टिकल उदारवादी में भी आ रहा है, और साथियों 48 आर्टिकल इसमें भी आ रहा है गांधीवादी में, ये कॉमन बात है। अब साथियों इन आर्टिकल में किस किस की चर्चा की गई है उसको आप याद कर लेना। किसी अगले सवाल एक ऐसा सवाल लेके आऊँगा जिसमें इन सभी को मैं बताऊँगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसके आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किस अनुच्छेद में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गई है। अति सवाल महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अनुच्छेद 39 ए साथियों, अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 48 ए साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बी में किसकी चर्चा की गई है, यानी कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है साथियों, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए सरकार निःशुल्क समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगी साथियों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में कहा गया है कि साथियों देखते हैं सवाल देखते हैं साथियों। अगला सॉरी डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा। सवाल कह रहा है कि किस वाद में कहा गया कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल है। किस वाद में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब साथियों गोलकनाथ मामला कहता है, चंपाकम दोराई राजन मामला कहता है, या फिर केशवानंद भारतीवाद कहता है, या फिर मिनर्वा मिल्स मामला कहता है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, चंपाकम दोराई राजन मामला। ये क्या कहता है कि किसी वाद में कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच अगर टकराव पैदा होगा तो उसमें क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट होंगे, मूल अधिकार क्या होंगे, उनको प्रभावी माना जाएगा। अब साथियों बात करता हूँ जो चंपाकम दोराई राजन मामला था वो कब आया था, 1951 में साथियों। कब, 1951 में इसको लाया गया था। वहीं बात करता हूँ साथियों गोलकनाथ मामला की, तो ये मामला 1967 में आया था साथियों, 1967 में। और इसमें क्या बात कही गई थी,
गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि एफआर में संशोधन नहीं होगा साथियों। जो फंडामेंटल राइट है, एफआर फंडामेंटल राइट मूल अधिकार है, इनमें संशोधन नहीं हो सकता है। ये बात किस में कही गई थी? गोलकनाथ मामले 1967 में की गई थी। वहीं साथियों इसमें एक वाद है, क्या केशवानंद वाद, इसको 1973 में, कब? इसको 1973 में लाया गया था। और इसमें बात क्या कही गई थी? इसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे में, इसमें क्या बात कही गई थी कि संविधान की प्रस्तावना की जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये बात केशवानंद भारतीवाद में, जो कि 1973 में आया था साथियों, कही गई थी। वहीं साथियों इसमें एक विकल्प है मिनर्वा मिल्स मामला, इसको 1980 में लाया गया था। कब? 1980 में लाया गया था साथियों। और इसमें कहा गया था कि जो एफआर और डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है साथियों। ये बात किस में कही गई थी? मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कही गई थी साथियों। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि साथियों सुमेलित कीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि इसमें सुमेल करना है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी साथियों और एस्ट्रोफिजिक्स। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। अब देखो एरोनॉटिक्स की बात करें साथियों, तो एरोनॉटिक्स का मतलब होता है बेईमानिकी साथियों, क्या? बेईमानिकी। और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है साथियों ज्योतिष शास्त्र। वहीं एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है साथियों? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है क्या? खगोलिकी, क्या? खगोलिकी। वहीं एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है खगोल भौतिक साथियों। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 का मतलब क्या साथियों? ए का 2। तो इसमें मेरे हिसाब से तो ए सही उत्तर होना चाहिए, क्या? ए का 2। ए का 2 का मतलब साथियों नहीं, इसमें ये नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एरोनॉटिक्स का मतलब होता है साथियों बेईमानिकी, तो इसमें। और बी में एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, बी में 4 साथियों। ए में 2, बी में 4, इसका मतलब हो जाएगा साथियों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी। अब साथियों मैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना हमेशा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, क्या मैं पूछता हूँ कि एक्रोबोटिक्स, क्या साथियों? एक्रोबोटिक्स की बात करता हूँ तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है एक्रोबोटिक्स में? तो हमेशा याद रखेंगे एक्रोबोटिक्स में साथियों इसमें व्यायाम संबंधी अध्ययन, क्या? व्यायाम संबंधी अध्ययन की चर्चा की जाती है साथियों। वही मैं आपसे पूछूं ऑर्निथोलॉजी, अगर बात करूं मैं ऑर्निथोलॉजी की, तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। वहीं ऑरिनोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एंटोमोलॉजी में साथियों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। वहीं न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है साथियों। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का जियोइड आकार होता है साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि पृथ्वी का जियोइड का मतलब आकार होता है, घूर्णन के कारण होता है साथियों, परिक्रमण के कारण होता है, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। जियोइड का मतलब होता है साथियों इस प्रकार, पृथ्वी इस प्रकार से होती है ना, चपटी होती है, तो इसका आकार क्यों होता है साथियों? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प ए हो जाएगा, घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है, तो इस कारण से इसका आकार ऐसा होता है, जियोइड के आकार का हो जाता है। अब साथियों इसको क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं जियोइड को, क्या कहते हैं साथियों? लघुवक्ष गोलाभ, क्या साथियों? लघुवक्ष गोलाभ कहा जाता है साथियों। वही बात करते हैं घूर्णन के कारण साथियों दिन और रात होते हैं, क्या होते हैं? दिन और रात किस कारण से होते हैं? दिन और रात की घटना कैसे होती है? घूर्णन के कारण होती है। कई बार इस सवाल को पूछा गया है। वहीं अगर साथियों परिक्रमण की करें बात, तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन साथियों, जो ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे कि गर्मी सर्दी, मौसम जो चेंज होता है ना, कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आपका बसंत ऋतु और आपका वर्षा ऋतु, ये सभी किसके कारण होते हैं? परिक्रमण के कारण होते हैं। और दिन रात की घटना क्यों कैसे होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गंगा नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी साथियों इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी होती है वो एस्चुरी बनाती है। अब और कौन कौन सी नदी है इसके साथ में? एक ताप्ती नदी भी है साथियों, एक ताप्ती नदी है, और इसके साथ एक हडसन नदी है, क्या?
हडसन नदी कहाँ बहती है साथियों, ये कहाँ की है, ये न्यूयॉर्क की हडसन नदी न्यूयॉर्क की है साथियों, कहाँ की है, न्यूयॉर्क की है। वहीं एक सीन नदी है, सीन नदी ये फ्रांस पेरिस में है साथियों। ये सभी क्या बनाती हैं, ये सभी एस्चुरी बनाती हैं। अब साथियों मुझको एक बात बताइए, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब बताइए डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। अब साथियों मैं एस्चुरी की बात करता हूँ, किसकी, एस्चुरी की बात करता हूँ, एस्चुरी की। अगर मैं एस्चुरी की बात करूं साथियों तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कई धाराएं, नदी की धारा आ रही बहती हुई, क्या बहती हुई नदी की धारा आ रही साथियों। अब क्या होता है, बहती बहती आ रही हैं, यानी कि इस तरीके से आपस में बहती हुई आ रही हैं अलग अलग तरीके से, और एकदम आकर के मिल जाती हैं और एक ही धारा प्रवाह में बहती हैं, एक ही धारा प्रवाह में बहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी। यानी कि जब कई जल धाराएँ बहती हुई आपस में आती हैं और अंत में आकर के एक धारा में एक धारा बना लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्चुरी साथियों। वहीं डेल्टा की बात करें साथियों, अगर डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा का मतलब होता है साथियों, जैसे कि एक बड़ी धारा बहती हुई आ रही है और अंत में आकर के वह बड़ी धारा कई धाराओं में बट जाती है, इस तरीके से कई धाराओं में बट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, और वो एक डेल्टा का आकार ग्रहण कर लेती है, एक डेल्टा का आकार ग्रहण कर रही है ना। जैसे कि डेल्टा का आकार इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है डेल्टा का आकार साथियों, किस तरीके का, इस तरीके का डेल्टा का आकार होता है। तो ऐसा ही तो आकार बना रही है लास्ट में ये। तो कहने का मतलब जब एक बड़ी जलधारा अंत में आकर के कई जलधाराओं में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है साथियों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बरगी, इंदिरा नहर, सरदार सरोवर और गांधी सागर साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है, गांधी सागर बांध नहीं है साथियों। अब मुझ पर एक बात बताइए, जो बरगी नदी है उस पर बरगी है साथियों, बरगी बांध वो किस नदी पर है साथियों, वो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर, और किस राज्य में है, एमपी में साथियों, बरगी बांध। कहाँ पर, बरगी बांध साथियों। वही इंदिरा नहर की बात करें साथियों, ये भी नर्मदा नदी पर है साथियों, नर्मदा नदी पर है, और ये किस राज्य में है, ये भी एमपी में ही है। वही बात करते हैं सरदार सरोवर की, ये भी नर्मदा नदी पर है साथियों, और ये किस राज्य में है, ये गुजरात में है साथियों। अब बात करते हैं साथियों गांधी सागर की, तो ये चंबल नदी पर है साथियों, ये किस पर है, ये चंबल नदी पर है, और ये एमपी राज्य में। कहने का मतलब क्या है, बरगी बांध नर्मदा पर एमपी में, इंदिरा नहर ये नर्मदा पर एमपी में, सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में साथियों, गांधी सागर चंबल पर एमपी में। अब देखते हैं साथियों अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, यानी कि चूरू में, बाड़मेर में, चूरू में, बाड़मेर में, जयपुर में, जैसलमेर में साथियों। ये सभी राजस्थान के जिले दिए हैं साथियों। तो बात करते हैं ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में है साथियों। अब राजस्थान जैसलमेर में है। अब मुझको एक बात बताइए महत्वपूर्ण, अब मैं आपसे पूछूं कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे यही कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है। टाइगर स्टेट, अगर मैं टाइगर स्टेट की बात करूं साथियों, टाइगर स्टेट की बात करूं तो ये एमपी राज्य को कहा जाता है। एमपी राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब साथियों एमपी में कौन कौन से क्या हैं साथियों, राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है साथियों बांधवगढ़, हमेशा याद रखेंगे। एमपी में एक बांधवगढ़ है, एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, एक माधव राष्ट्रीय उद्यान है, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, एक फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ये सभी कहाँ पर हैं, ये सभी साथियों ये कहाँ पर हैं, ये एमपी में है। वही साथियों एक फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये एमपी में है, यानी कि फॉसिल पार्क एमपी में है। बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, माधव, कान्हा, फॉसिल जीवाश्म ये सभी मध्य प्रदेश राज्य में है साथियों। वहीं मैं बात करता हूँ साथियों कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर मैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूँ तो महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय उद्यान है साथियों बोरीवली, कई बार पूछा गया है। वहीं तनसा साथियों, तनसा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं गोग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ करके हैं, ये सभी महाराष्ट्र के हैं साथियों। मैं कर्नाटक की बात करता हूँ, कर्नाटक के कई बार पूछे गए हैं ये सभी। कर्नाटक का एक है साथियों बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, एक अंसी राष्ट्रीय उद्यान, एक कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के साथियों, ये कर्नाटक के हैं साथियों। मैंने इस वीडियो में आपको यानी कि
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए साथियों और उनका विश्लेषण भी मैंने आपको बताया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको लगातार प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषण करा रहा हूं साथियों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। और ये सभी प्रश्न साथियों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके आसपास की जो जानकारी है वो अति महत्वपूर्ण है साथियों। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको डेली प्रश्नों के माध्यम से पूरी जीके को कवर करा दूंगा साथियों। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी साथियों क्या मोटिवेशन मिलेगा, मैं अधिक से अधिक आपको प्रश्नों के माध्यम से जीके और जीएस को कवर कराऊंगा साथियों। और मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो भी डेली आती है, उसको भी लगातार देखते रहिए। वहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं डेली के, उनको कराता हूँ, और उनके साथ में स्टैटिक जीके को भी कराता हूँ। तो वहाँ से आप करंट और स्टैटिक को तैयार कीजिए, यहाँ प्रश्नों के माध्यम से जीएस और जीके को तैयार कीजिए साथियों। अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर सकता हूं साथियों, अगर आप कहेंगे तो। नहीं तो साथियों आप जीके और जीएस को पढ़ते रहिए, साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए साथियों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लेते हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है साथियों। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।